तो कैसे हैं आप लोग? आ गया मैं आपका रामलाल उर्फ यो फोर्थ लेक्चर में वेव्स के। तो फोर्थ लेक्चर में जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको करेंगे हम, और जो भी फार्मूले हैं फटाफट से करेंगे। इंटेंसिटी के 2-3 फार्मूले थे। पहला वाला, इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है सबसे बेसिक फार्मूला। इसको हम कहाँ भी पढ़े हैं? थर्मल में पढ़े हैं लास्ट में। दूसरा फार्मूला इंटेंसिटी का क्या होता है? इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला होता है हाफ रो, मतलब डेंसिटी इंटू एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम 2πf लिख देंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। अब एक और फार्मूला होता है जिसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? यू मान लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े, किसी भी चीज़ का अगर डेंसिटी बताना है, एनर्जी डेंसिटी या कुछ भी हो, तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी बताना है। इस क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन यही है कि इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमको डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी रो है, तो व्हाट इज द साउंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो वही चीज़ हमको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये वाली चीज़ करनी है। तो करते हैं, क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही हमको बताना है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, अगर हम बेसिक फार्मूले से जाएंगे तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। बट एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है, और वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड कर देते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो ये देखो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है? इंटेंसिटी। तो ये मेरा इंटेंसिटी हो गया डिवाइडेड बाई एल, ऊपर क्या है इसके? टी। तो टी को अगर नीचे लाएंगे तो आई इज इक्वल टू एल बाई टी हो जाएगा। एल बाई टी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये मेरा हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये मेरी वेलोसिटी है। ये इस वाली चीज़ को हम ईएम वेव में भी पढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी जो होती है ईएम वेव की, वो एनर्जी अपॉन सी होती है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट वहाँ पर हो जाती है। इस चीज़ को हम एक सेकंड गलत हो गया, ये इंटेंसिटी अपॉन सी होती है। एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी होती है ईएम वेव में। तो यहाँ पर इसको कैसे पुट करेंगे? तो यहाँ पे करने के लिए सिंपली हमको ई पता है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लिख लेंगे इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी। इंटेंसिटी कितना था? हाफ रो ए वी, ये ए का स्क्वायर था, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई वी। ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, ध्यान देना इस बात को। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा और एनर्जी डेंसिटी मेरा आ जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला है। आगे चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सिंपली हमको ये क्वेश्चन को सर लास्ट में चेंज कर दिया था। यहाँ पर हमको बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अगर दो वेक्टर है जिनका एम्पलीट्यूड 4 और 7 है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ये सेम है और पाई का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस अलग 4 फेज डिफरेंस है। तो अगर फेज डिफरेंस अलग अलग होता है तो ए रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 इंटू कॉस फाई। जब इसके फॉर्मूले में रखेंगे, तो जब कॉस फाई को 0 रखेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मेरा है वो क्या आ जाएगा? 90। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है या 1 होता है? कॉस 90 0 होता है। तो ये 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिंपली 90 डिग्री पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा। और हमको ऐसे ही पता है साइन कॉस अगर 90 पर है तो उनका रिजल्टेंट ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये मेरा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आ गया, लेकिन ये रूट के अंदर होगा। ये ए आर जो है वो रूट के अंदर होता है, ये रूट के अंदर होता है, तो ये भी रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री पर निकाल लिया हमने, हमको एक बार 0 डिग्री पर रख के देखते हैं। तो 0 डिग्री पर ए आर जो है, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 मेरा 1 होता है। कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। जब हम 0 डिग्री रखेंगे कॉस की वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 हो जाएगा। तो ये किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बताओ। ये सिंपली a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर टाइप में है। कैसे? ऐसे, ध्यान से देखो, ये वाला जो है a1 और a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। तो स्क्वायर और रूट कट कर देंगे, तो ए रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू कितनी है? 7, a2 की वैल्यू कितनी है? 4।
तो 7 4 11 आ जाएगा फेज डिफरेंस 0 पर। और इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपली रूट के अंदर 4 चौक 16, 4 है 4 चौक 16, 7 7 49, तो ये मेरा रूट 65 आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब 120 डिग्री पर क्या होता है, 120 डिग्री पर अगर एम्पलीट्यूड सेम रहता तो बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो ये मेरा ए रिजल्टेंट जो है वो हो जाएगा रूट ऑफ क्या, 4 चौक 16 और 7 7 49 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगी। कॉस 60 क्या होता है, हाफ। तो यहाँ से हम रूट 16 प्लस 49 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 65 प्लस 4 सत्ते 28। 65 और 28 कितना होता है, एक सेकेंड, रूट 120 जो है रूट 120 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस कर देगा, तो ये रूट 65 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो 65 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 37। तो ये मेरा रूट 37 आ गया। और अगर 180 डिग्री है, सिंपल भाई, अगर 180 डिग्री है तो एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो सिंपली 7 में से 4 माइनस कर देंगे, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए रिजल्टेंट 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और अगर 0 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम इसमें तीनों का रिजल्ट निकाल ली। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है किसका, इसमें इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो है, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, सर की तरह तो नहीं बता पाऊंगा बट ट्राई करता हूँ। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक अगर ये वेव है ये ऐसे जा रही है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना है तो एक दूसरी वेव होगी जो इसी के पैरेलल जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, तो जो रिजल्टेंट होगा इसका वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो ये मेरा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है तो सिंपली एक वेव ऐसे जाएगी, दूसरी वेव जो है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट में जाएगी, ऐसे। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है, सिंपली 2-3 केस है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। कौन से पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव होता है, कौन से पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव होता है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसमें फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और जो भी सारी चीज़ें हैं हम फटाफट से 5 मिनट में देख लेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 2πn होता है, और पाथ डिफरेंस जो होता है वो n लैम्बडा होता है, जहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 अप टू जो भी नंबर है, और यहाँ पर n की वैल्यू 0 होगी कि नहीं, 0 हो सकती है, 0 1 2 3 होगी। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में इसका उल्टा और आधा हो जाएगा। इसमें इवन नंबर आएंगे, इसमें इवन आएंगे, इसमें एनी नंबर आएगा। तो ये कुछ 2π 0 4π 6π पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर फेज डिफरेंस, हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन होती है 2n-1, ये हो जाएगा सिर्फ पाई, ठीक है। और जो फेज पाथ डिफरेंस है वो मेरा हो जाएगा ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाई लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, और यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो मेरा कितना आएगा, वो मेरा आएगा पाई, 3π 5π अप टू ऑड पाई। जो वेवलेंथ है पाथ डिफरेंस वो मेरा क्या आएगा, वो आएगा लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2 अप टू जो भी ऑड लैम्बडा होंगे, ठीक है। ये कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में दो वेव जब मिलती हैं तो वो गायब हो जाएंगी। मतलब इस केस में क्या होगा, अगर एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है और दूसरी वेव सेम एम्पलीट्यूड की आ रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ऐसा सीधा सीधा बन जाएगा अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ जिसका एम्पलीट्यूड सेम है, तो अगर इस पे दूसरी वेव भी चल रही है तो इसका रिजल्टेंट जो है वो ऐसे बड़ा हो जाएगा और इसका गायब हो जाएगा। तो जब ये यहाँ एम आर सर हैं, यहाँ से आवाज़ दे रहे थे
और एक आवाज़ यहाँ से ट्रेवल होके जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो कि ये सुन ना पाए, चुनमुनियाँ सुन ना पाए, तो यहाँ पर डी आई होना चाहिए। और डी आई होने की कंडीशन क्या है, मिनिमम वाली, कि इनका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा बाई 2 हो। ये देखो मिनिमम वाली कंडीशन लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस, तो लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस कैसे करेंगे, तो सिंपली ये होना चाहिए। और फेज डिफरेंस जो है वो अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो पाई होना चाहिए फेज डिफरेंस। तो डी आई का कंडीशन ये है कि फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, अगर ये यहाँ से ट्रेवल करेगा तो कितना ट्रेवल करेगा, 2r, और अगर यहाँ से ट्रेवल करेगा तो हाफ सर्कल है तो पाई आर हो जाएगा। तो इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस जो है मेरा वो डेल्टा एक्स जो है वो मेरा पाई आर माइनस 2r होगा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए ताकि चुनमुनियाँ आवाज़ ना सुन पाए, तो वो होना चाहिए लैम्बडा बाई 2 के बराबर। तो हमको क्वेश्चन दिया था कि हमको r और वेवलेंथ में रिलेशन बतानी है, r और वेवलेंथ में रिलेशन, ताकि जो पिंकी है, देखो सर यहाँ नाम चुनमुनियाँ लिखे हैं, यहाँ पिंकी बताए हैं, तो ये सुन ना पाए, तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, ये पाई बाई 2 इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जो r की वैल्यू है और वेवलेंथ में रिलेशन ये मेरा आ जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू 2r, एक सेकेंड, वेवलेंथ इज इक्वल टू 2r ब्रैकेट में पाई माइनस 2। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो लास्ट लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया है। ए रिजल्टेंट जो है वो ए के बराबर ही होगा। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। आगे चलते हैं हम। अब देखो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, सुपर इम्पोज इक्वेशन है, हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। तो ये भी साइन है, ये कॉस है, ये 20 200x 150t 200x, मतलब ओमेगा सेम है, मतलब एक तरह से फ्रीक्वेंसी सेम है मेरी, ओमेगा नहीं कह सकते, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब एक 3 साइन पर है और ये 3 कॉस है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल एम्पलीट्यूड जब है और दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है और दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो कितने पे होगा, पाई बाई 4 पे होगा। और होगा कितना, 3, और 3 का रिजल्टेंट कितना होगा बताओ, रूट के अंदर 3√2। ये डायरेक्ट कैसे लिखा भाई तूने, मैंने डायरेक्ट लिखा इसको वेक्टर से, वेक्टर पढ़े हैं ना, जब अगर ये 2 है, ये 2 है और ये 90 है, रिजल्टेंट अगर इधर निकल रहा है तो सीधा सीधा 2√2 लिख देते हैं। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये डायरेक्ट 5√2, तो वैसे ये 3 और 3 था, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा 3√2 आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है y की, दूसरी इक्वेशन है y2 की, तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। तो कैसे बताएंगे, एक है a साइन, एक है a कॉस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये मैंने बना लिया, ये मेरा है a नॉट साइन और ये मेरा है कॉस है, ये पाई बाई 6 आगे है, तो इससे पाई बाई 6 मतलब ये मेरा 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 9 6 15 150 डिग्री। तो मुझे सिर्फ रिजल्टेंट बताना था ना, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका भी एम्पलीट्यूड ए नॉट है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए नॉट है, मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड है। तो इक्वल एम्पलीट्यूड को मैं अगर 150 डिग्री पर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला था, एक सेकेंड, पाई बाई 6 है ना भाई, तो ये 30 होगा, भूल गया था, मुझे 60 लगा, ये 30 होगा तो ये 120 होगा, और अगर ये 120 है तो पक्का है दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, तो बीच में से फाड़ के निकलेगा, मतलब पाई बाई 3 से। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए रिजल्टेंट जो है वो ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री पर इक्वल एम्पलीट्यूड का है, तो सिंपल इसका थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये देखो दो वेव है, एक का एम्पलीट्यूड ए नॉट है, दूसरे का ए नॉट एक्स है, और जो x है वो 1 से बड़ा है, तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉसिबल। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपल है, मुझे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच में बताना है। तो a मैक्सिमम जो होगा वो दोनों को जोड़ेंगे तब होगा, तो ए नॉट प्लस एक्स इंटू ए नॉट, ये मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा ये वाला बड़ा है, ए एक्स नॉट माइनस ए नॉट, ये मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, तो बताना क्या है, डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम का, तो ए मैक्स माइनस ए मिन, सिंपल है, तो इसको इसमें से माइनस करो, तो एक्स ए नॉट माइनस ए, एक्स कनेक्शन मिनिमम वाले से कर रहा हूँ मैं, तो ये नहीं होगा, एक्स ए नॉट प्लस ए नॉट माइनस ये करो, तो ये माइनस होगा तो ये वाला माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो एक्स
ए नॉट, इसको प्लस कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए नॉट। तो ए नॉट से एक सेकंड प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स ए नॉट से कैंसिल, ये दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा 2 ए नॉट। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। दो पीरियोडिक वेव है जिसका इंटेंसिटी I1 और I2 दिया है, रीजन सेम डायरेक्शन से पास कर रहा है, तो मुझे सम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बतानी है। तो मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन बताया था, आई मैक्स क्या होता है, आई मैक्स होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या होता है, सिंपली इसका उल्टा, सिर्फ साइन को माइनस कर देंगे, रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है क्वेश्चन में, मुझे बताना है सम ऑफ आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। तो आई, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, आई मिनिमम, तो दोनों को जोड़ दो। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे तो इसको ब्रैकेट से होल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा I1 प्लस I2 रूट का स्क्वायर किया प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2। अब इसमें प्लस करेंगे, ये वाला प्लस, तो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर I1 प्लस I2 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर प्लस नहीं है भाई, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो रूट ऑफ I1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ I2 हो गया। तो अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2, दो को कॉमन ले लो तो रूट ऑफ I1 प्लस I2 बचा। ऐसा कोई देखो ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो इक्वेशन दी गई है, इफ द रिजल्टेंट वेव फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है, इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजिशन फेज डिफरेंस बताना है, मतलब पाई बताना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, इफ रिजल्टेंट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव, मतलब ए के बराबर है, तो ऐसा जादू कहाँ होता है, किस फेज पर, 120 डिग्री पर। हमको अच्छे से पता है कि रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल के एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है जब वो 120 पर होते हैं, तो 120 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2π/3, तो सेकंड वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो साउंड वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सुपर इम्पोज कर रहा है किसी पॉइंट पर, फेज डिफरेंस π/2 है, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती जब तक सोर्स नहीं चेंज होता है, पहले ही बता दिया गया है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दो साउंड वेव है, उनके बीच में फेज डिफरेंस बता दिया इतना है, तो दो वेव है, इसके बीच में फेज डिफरेंस इतना है, तो अगर मैं इसको ए मानूं और इसको ए मानूं तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, सिंपल है, तो a√2 हो जाएगा। कैसे, वेक्टर वाले कंसेप्ट से, तो मेरा आंसर ये वाला होगा, बस ये बशर्ते यहाँ पर ये रूट के बाहर है, क्लास में सर ने ध्यान नहीं दिया था, बट ये ऐसे होगा, √2 बाहर ए होगा और कॉमा ओमेगा होगा, ए बाहर होगा, अगर अंदर होगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अपने अगले सवाल पर चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन सर ने क्लास में करवा दिया था, इस क्लास में करवाया था, लेकिन मैंने इसको पिछले क्लास में करवा दिया था, ये वाला आंसर होगा। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट PYQ, जेईई मेन में भी और नीट में भी। तो इसमें सर ने एक हमारा स्टार बताया था, हम भी उसी से करेंगे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, जो भी सर ने क्लास में बताया था। क्या बताया था, अगर MR स्टार नंबर 1, अगर मैं n को, देखो बोल दिया है क्वेश्चन में कि आई क्या बोला, टू कोहेरेंट सोर्स इंटेंसिटी रेशियो I1/I2 का रेशियो जो है n है। तो अगर मैं MR स्टार नंबर 1, अगर मैं n को 1 लूँगा तो I1 बराबर I2 हो जाएगा, ठीक है। अगर I1/I2 दोनों इक्वल हो गया, दोनों अगर इक्वल हो गया तो I मिनिमम क्या होता है, I मिनिमम पहले ही बताया था, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2। अगर दोनों इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो जो ये वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I max अपॉन I max इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। I max की वैल्यू कुछ भी हो, ये 1 ही होगी। तो n की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 रखने पर n की वैल्यू 1 रखने पर कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 आना चाहिए रेशियो, तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 1/2 होगा, ये नहीं होगा। अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ, इसमें, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये मेरा कुछ 2/2 होगा, और इसका रेशियो 1 आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, और ये भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा n बराबर 1।
अब अगर ये भी सेटिस्फाई कर देता, इस टाइप का अगर 2 ऑप्शन आता, तो एम आर स्टार नंबर 2 क्या होगा? एम आर स्टार नंबर 2 ये एम आर स्टार नंबर 2 होगा कि ये जो आई मैक्स अपॉन आई मिन है, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, जो इसका रेशियो है वो ऑलवेज जो भी आएगा वो 1 से छोटा आएगा, लेस देन 1 आएगा। ये तो बड़े का साइन है, लेस देन 1 आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई मैक्स को 9 लो, आई मिनिमम को 2 लो, ले लो, या एन की कोई एक वैल्यू ले लो, इसमें एन की कोई एक वैल्यू रख रहे हो, मैंने इसमें एन को 4 रखा, तो 2 रूट के अंदर 4 2 हो जाएगा, नीचे 2 प्लस 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे मैंने n को 4 लिया है तो ये 4 1 5 हो जाएगा, तो 4/5 देखो 1 से छोटा है ना, तो n की कोई भी वैल्यू लोगे आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। जेई में 2 ऑप्शन फंस गए थे ऐसे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। i1/i2 दिया है, मुझे i मैक्सिमम अपन i मिनिमम बताना है। तो i मैक्सिमम क्या होता है? रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2। तो सिंपली i1/i2 को हम वैल्यू पुट कर देंगे। i1 क्या है? 9 है रूट के अंदर, प्लस दूसरा क्या है? 4 है रूट के अंदर, 9 है रूट के अंदर, माइनस 4 है रूट के अंदर। तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, प्लस 4 का रूट 2 हो जाएगा, 3 त्रिका 2 4, और 3 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1। तो 5:1 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। किसका? क्या बोलते हैं? अरे ये एक मिनट, ये होल स्क्वायर था ना, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया। ये स्क्वायर था, स्क्वायर। और पिछले वाले में तो नहीं कहीं गलत किया है भाई? नहीं नहीं सही है, ये स्क्वायर था। तो जब ये स्क्वायर होगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, तो 25:1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो सिंपली इसमें भी वही सेम कंसेप्ट, सेम डिक्टो सेम कंसेप्ट है। क्या है डिक्टो सेम कंसेप्ट? अब इसमें उल्टा चीज़ बतानी है। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दे दिया है, तो मुझे i1 और i2 बतानी है। तो कैसे बताएंगे? तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम होता क्या है? रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया है 25/16। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2, ये मेरा हो जाएगा रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कुछ i1 बराबर, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, वो 81 i2 आ जाएगी। ठीक, i1 बराबर 81 i2, तो i1/i2 81 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो, ये अच्छा सवाल है, ये मेरा अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि देखो एक सोर्स है यहाँ पर, एक सोर्स है यहाँ पर, एक बार यहाँ से वेव जा रही है, एक बार यहाँ से वेव जा रही है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोल रहा है डी पर कितना होगा। तो ये 4 डिस्टेंस है, ये 3 डिस्टेंस है, तो ये 5 हो जाएगी। तो इसमें और इसमें जो पाथ का डिफरेंस है वो कितना है वो बताओ। तो 5 माइनस 4 1 है, 1 मीटर मेरा पाथ डिफरेंस है। और यहाँ पर देखो 4 मीटर इज इक्वल टू लैम्बडा दिया है, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? λ/4। ये चीज़ हमको पता चल गई, पता चल गई। तो इससे क्या, इससे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे। कैसे? अब हमको ये बताओ पहले तुम, ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। यहाँ से फेज डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से फेज डिफरेंस डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्बडा होगा। तो यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर हम लैम्बडा को, एक सेकेंड, लैम्बडा को 4 पुट करेंगे, λ/4, 1 मीटर जो है वो मेरा, एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, रुको बताता हूँ। डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्बडा है। ठीक है, यहाँ तक एकदम ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे फेज डिफरेंस निकालना है यार, पाथ डिफरेंस थोड़ी निकालना है। तो पहले मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा, फेज क्या है दोनों के बीच। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये इस साइड चला जाएगा, तो जो फेज डिफरेंस है वो मेरा हो जाएगा 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे पता है, कितनी है डेल्टा एक्स की वैल्यू? डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4 है। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? λ/4 है, पाथ डिफरेंस। तो हम 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई क्या? λ/4 कर देंगे, तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो मेरा जो फेज डिफरेंस है वो मेरा आ गया π/2 कैंसिल होके।
तो मतलब ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो 90 डिग्री पर है तो कैसे निकालेंगे आई नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ आई के। ठीक, यहाँ तक एकदम ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है। तो जब हम आई नेट लिखेंगे, आई नेट ऐसे लिखेंगे, आई नेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा क्या, आई वन प्लस आई वन प्लस आई2 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ आई1 इंटू रूट ऑफ आई2 इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू हमको पता चल गई है, आई1 की वैल्यू पता, आई1 कितना दिया गया है क्वेश्चन में, आई नॉट दिया है, सिंपली आई नॉट है, आई1 की वैल्यू नहीं दी है। तो ये मेरा आई नॉट हो गया प्लस मेरा आई नॉट हो गया 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर आई नॉट मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर आई नॉट। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, हाँ 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा मेरा 0 हो जाएगा और मेरा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो 2i0 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ये है, ये देखो एक सोर्स दे दिया है, एक सोर्स दे दिया गया है। अब इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा वो बताओ। ये सोर्स है, इसके बीच में फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा है। तो जब पाथ डिफरेंस मुझे 3 लैम्बडा दे दिया है तो मुझे बताना क्या है इस क्वेश्चन में, कहा गया कि कितने मैक्सिमम और मिनिमम सर्कुलर रिंग बनेंगे। टू सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दिया है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा। मतलब इसमें कितने कंस्ट्रक्टिव और कितने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेंगे। अब इसको कैसे बताया जाता है, तो इसको बताने के लिए वेवलेंथ 3 लैम्बडा हो गया, तो मतलब ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है। तो एक काम करेंगे, एक ये सोर्स है तो यहाँ से कुछ इंटेंसिटी निकलेगी, वो ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा मैक्सिमा। जब मैक्सिमा बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर 3 लैम्बडा होगा। अब इससे अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्बडा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n-1 लैम्बडा बाई 2 था। अगर मैं दोनों को 1 पुट करता हूँ तो ये मेरा लैम्बडा आएगा, ये मेरा 3 लैम्बडा बाई 2 आएगा। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितने का फर्क है बताओ। ये मेरा 1.5 है, ये मेरा 1 है, आधे का फर्क है। तो मेरा जो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, ये मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब इसके बाद मेरा डिस्ट्रक्टिव आएगा, तो ये यहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो ये कितने पे बनेगा, ये बनेगा 2.5 लैम्बडा पर। अब वैसे ही ये सोर्स यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कुछ ऐसा होगा कि जो फेस डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 क्या, 2 लैम्बडा 2.5 लैम्बडा, यहाँ पर 1.5 लैम्बडा आएगा, यहाँ पर 1 लैम्बडा आएगा और यहाँ पर आधा लैम्बडा आएगा। तो इस 90 डिग्री में कितने कंस्ट्रक्टिव और कितने डिस्ट्रक्टिव बने उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से सीधे सीधे। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टिव है, दूसरे कलर से कर लेता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक पहला मेरा कंस्ट्रक्टिव हो गया, पहला मेरा कंस्ट्रक्टिव हो गया 3 लैम्बडा, n लैम्बडा होता है 2 लैम्बडा हो गया, 1 लैम्बडा हो गया। तो कितने कंस्ट्रक्टिव हैं, 3 कंस्ट्रक्टिव हैं, 3 कंस्ट्रक्टिव हैं। 90 डिग्री में 3 कंस्ट्रक्टिव हैं, तो 360 डिग्री में इस पूरे में कितने होंगे, 12। तो 12 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएंगे और 12 ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 12, एक ज़्यादा होता है क्या, सेम होता है, नहीं ठीक है इतना ही होता है। आगे चलते हैं हम। अभी देखो ये अच्छा सवाल है, अगर 3 वेव बना दिया, 3 वेव, वैसे तो ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी वेक्टर याद होगा तो चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे दिया गया है 3 वेव, और 3 वेव देखते ही बच्चे की फट के 4 हो जाती है। तो पहला वेव का एम्पलीट्यूड 10 है, दूसरे वेव का 4 है, तीसरे का 7 है, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है। इससे और इससे π/2, इससे π/2, तो इससे और इससे कितने का हो जाएगा, सिंपली पाई। तो इसको हम वेक्टर मेथड से करेंगे। तो मान लेते हैं ये 10 है, ये 4 है, ये 7 है। देखो 10 और 7 में पाई का फेज डिफरेंस है, 10 और 4 में π/2 का, और 4 और 7 में π/2 का। तो जब इसमें पाई का फेज डिफरेंस है तो ये इसको काटेगा और काट के क्या बना देगा, ऐसा बना देगा। तो 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा और इस साइड बचेगा 4। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 90 डिग्री पर, 4 और 3 √3 × 9, 4 × 16, 5 आ जाएगा।
तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो 5 आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।